अभी हम बात करेंगे आर्टिकल 161 की, ठीक है। गवर्नर वाला पार्ट हम पढ़ रहे हैं। तो आर्टिकल 161 क्या कहता है? क्षमादान की शक्ति। जब हमने प्रेसिडेंट वाला पार्ट पढ़ा था तो वहाँ पे हमने आर्टिकल, ठीक है, रीड विद आर्टिकल 72 हमने वहाँ पे पढ़ा था। आर्टिकल 72 राष्ट्रपति से रिलेटेड है, यानी कि वहाँ पे राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति बताई गई है, पार्डन बताया गया है। यहाँ पे गवर्नर का पार्डन बताया गया, यहाँ पे गवर्नर की क्षमादान की शक्ति बताई गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्षमा आदि की कुछ और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। क्या बोला गया कि सजा को खत्म करना, निलंबन, ठीक है, परिहार उसमें ऐड करना, लघुकरण करना, उसकी सजा को कम करना, ठीक है। ये चीज़ें बता ही गई हैं। अब ठीक है, कल भी मैंने जैसे आपको बताया था कि लघुकरण का मीन्स ये हो जाएगा कि फांसी की सजा से उसको आजीवन कारावास में बदलना, या आजीवन कारावास की सजा को 20 वर्ष या 14 वर्ष, ठीक है। और एक चीज़ और है कि ये जो आपकी क्षमादान शक्ति जो अप्लाई होती है वो 7 वर्ष से जो ज़्यादा की सजा होती है उन्हीं पे ये अप्लाई होती है, 7 वर्ष से कम की सजा पे अप्लाई नहीं होती, ठीक है। तो राज्यपाल के पास ये शक्ति रहेगी कि वो किसी को क्षमादान दे सकता है, यानी कि पार्डन दे सकता है। फिर आर्टिकल 162 क्या कहता है? आर्टिकल 162 की बात करेंगे हम, ओके। तो आर्टिकल 162 क्या कहता है? कार्यपालिका का शक्ति का विस्तार, ठीक है। क्या बोला है? एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, कि संविधान के बंदों के अधीन रहते हुए, ओके, प्रोविजन कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, ठीक है, के अधीन रहते हुए किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों पर होगा जिनके संबंध में राज्य विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति है। अब क्या बोला जा रहा है कि उस राज्य के विधानमंडल, ठीक है, यहाँ पे जो बात की जा रही है वो स्टेट लेवल की जा रही है, ठीक है। तो 162 सीधे सीधे ये कहता है कि राज्य के विधानमंडल को विधि बनाने की कोई शक्ति होगी, ठीक है, स्टेट लेवल। फिर आ जाते हैं हम आर्टिकल 163 पे। आर्टिकल 163 क्या कहता है आपका कि सहायता और सलाह, जैसे हमने वहां पे पढ़ा था कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगा, यही यहाँ पे 163 भी यही कहता है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगा, ठीक है। अब मंत्री परिषद में कौन कौन आ जाएगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जैसे इंग्लिश में बोला जाता है, जितने भी हमारे मिनिस्टर्स रहेंगे, कैबिनेट मिनिस्टर रहेंगे, जो भी रहेंगे सब इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। यहाँ पे एक लैंग्वेज जरा पढ़ लेते हैं, क्या कहता है, क्लॉज 1 जरा पढ़ लेते हैं कि जिन बातों में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने कृत्यों या उनमें से किसी को अपने विवेक के अनुसार करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा, ठीक है। क्या होगा? सहायता और सलाह देने के लिए गवर्नर को मंत्री परिषद होगा, जिसका प्रधान कौन होगा, जिसका सीनियर कौन होगा? मुख्यमंत्री, सीएम की बात की जा रही है, चीफ मिनिस्टर की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जब प्रेसिडेंट वाला पार्ट पढ़ा था वहाँ कौन था? प्रधानमंत्री, यहाँ कौन है? मुख्यमंत्री, ठीक है। उसके बाद हम अपना 164 पे आते हैं आर्टिकल, कि मंत्रियों के बारे में कुछ प्रोविजन दे रखे हैं कि क्या मंत्री रहेंगे। जैसे हमने वहाँ पे मंत्री की क्या वो रहेगी, ठीक है, मंत्रियों के बारे में क्या उपबंध है। जैसे वहाँ पे पढ़ा था कि 15% तक होने चाहिए। यहाँ पे भी क्या बोल रहा है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, ठीक है। कौन करेगा? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा, तथा मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, ठीक है। प्रसाद पर्यंत या प्लेजर वर्ड आपका काफी टाइम से चला आ रहा है, तो बताया हुआ है मैंने, क्या है, एक बार दोबारा पढ़ लेंगे कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा, तथा अन्य मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे, यानी कि उनकी कोई ड्यूरेशन नहीं रहेगी, उनकी कोई टर्म्स नहीं रहेंगी, वो राज्यपाल के
प्रसाद पर्यंत प्लेजर पे काम करेंगे, यानी कि जब तक राज्यपाल चाहेगा तब तक वो कार्य करेंगे। ठीक है, फिर क्लॉज 1A आता है इसका 164 का। वो क्या कहता है कि राज्य में मंत्रिपरिषद में कुल मंत्री को शामिल करके मंत्रियों को कुल उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से 15% से अधिक नहीं होगी। 15 नॉट एक्सीडेड 15%। तो ध्यान रखेंगे कि जो रहेगा वो 15% रहेगा। ठीक है, फिर क्लॉज 2 पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। ओके, फिर आ जाते हैं हम अपना आर्टिकल 165 पे। आर्टिकल 165 में दिया गया है कि राज्य का महाधिवक्ता है, यानी कि एडवोकेट फॉर द स्टेट हमने आर्टिकल 76 में पढ़ा था, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि वो आपके भारत का महान्यायवादी। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, राज्य का महाअधिवक्ता, एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट। तो क्या है, पढ़ते हैं जरा आर्टिकल 165। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है आपका अटॉर्नी जनरल और आपका एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट, दोनों के आर्टिकल पूछे जाते हैं। कौन बन सकता है वो भी पूछा जाता है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। 165 क्या कहता है, प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अहित किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त कर सकता है। ठीक है, कौन बन सकता है, हाई कोर्ट का जज, एडवोकेट फॉर द स्टेट बन सकते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे कि अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट से आएंगे और आपके एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट हाई कोर्ट से आएंगे। ठीक है, फिर आपका आ जाते हैं आर्टिकल 170 पे। यहाँ पे विधानसभाओं की संरचना दी है, जो हम अभी पढ़ेंगे जब आपका ये संसद पढ़ेंगे। पहले 179 से संसद स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ पे विधानसभा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके और आपका जो बिल है, बजट है, ये सब बताया जाएगा। ओके, उसके गवर्नर का पार्ट बनने के बाद और फिर एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट के बाद हम आ जाते हैं सीधे पार्लियामेंट पे। ठीक है, पार्लियामेंट का दे रखी है आपकी आर्टिकल 79 में। ठीक है, ये याद रखेंगे। ठीक है, आर्टिकल 79 में आपका संसद, तो अगर पूछते हैं कि 79 में क्या दे रखा है या संसद कहाँ दे रखी है, आर्टिकल 79 लगाएंगे। उसके बाद संसद में कौन कौन इंक्लूड होगा, इससे आपका क्वेश्चन आता है कि संसद में कौन होगा। पहले होगा आपका लोकसभा, राज्यसभा एंड राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलके आपकी संसद बनती है। ठीक है, आर्टिकल 79 में बोला भी गया है कि संघ के लिए, ठीक है, यानी कि यूनियन के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। ठीक है, आप याद रखेंगे कि कौन कौन संसद में इंक्लूड रहेगा, राज्यसभा, लोकसभा एंड राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को मत भूलिएगा, राष्ट्रपति इंक्लूडेड रहेंगे। ठीक है, फिर आ जाते हैं आर्टिकल 80 पे। आर्टिकल 80 किस बारे में बात करता है आपका, कि संरचना के बारे में। ठीक है, कि राज्यसभा में यहाँ पे बात की जा रही है कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यसभा की संरचना, कि कितने मेंबर उसमें रहेंगे। तो राज्यसभा में क्या है कि बोला गया है कि राष्ट्रपति द्वारा खंड के उपबंधों के अनुसार नाम निर्देश किए जाने वाले, यानी कि 12 मेंबर जो नॉमिनेट होंगे। ठीक है, इसमें 12 मेंबर्स
नॉमिनेट होते हैं, नॉमिनेट बाय प्रेसिडेंट। 12 मेंबर कहाँ से आ रहे हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा चुने जा रहे हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट उन्हें नॉमिनेट कर रहा है। आपका जो क्लॉज है वो बोलता है कि राष्ट्रपति द्वारा खंड 3 के उपबंधों के अनुसार नामिनेशन किए जाने 12 सदस्य होंगे, यानी कि 12 सदस्य नॉमिनेट किए जाएंगे आपके प्रेसिडेंट के द्वारा। फिर क्या बोला, 238 से अनधिक प्रतिनिधियों के मिलकर बनने की, ठीक है। अब इसमें कुछ जो आएंगे वो कहाँ से होने चाहिए? साहित्य, विज्ञान, कला या समाज सेवा से व्यक्ति होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी संरचना में बताया हुआ है स्टेट में, ठीक है। पहले इसमें एंग्लो इंडियन इंक्लूड करे जाते थे राष्ट्रपति के द्वारा, वो अब हटा दिया गया है, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम आर्टिकल 81 पे। आर्टिकल 81 बात करता है आपकी लोकसभा की संरचना के बारे में, ठीक है। लोकसभा की संरचना क्या बोला गया? कंपोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है। तो इसमें क्या है, 13 मेंबर आते हैं यूटी से, जो मेंबर एंग्लो इंडियन जो चूज करे जाते थे प्रेसिडेंट के बाद, प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते थे, वो अब खत्म कर दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका 80 में ध्यान रखिएगा, सेक्शन आर्टिकल नंबर बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। फिर आर्टिकल 83 पे आ जाते हैं। आर्टिकल 83 क्या कहता है कि संसद के सदनों की अवधि, क्या अवधि रहेगी कि राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, किंतु उनके सदस्यों से यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य संसद द्वारा विधि द्वारा निमित किए गए उपबंधों के अनुसार प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर यथासाध्य शीघ्र निवृत्त हो जाएगा। क्या होगा? उसका रिटायरमेंट कर दिया जाएगा, ठीक है। जो ड्यूरेशन रहेगी उनकी 5 वर्ष की रहेगी, ठीक है। लेकिन एक प्रोवाइजो क्या कह रहा है यहाँ पे, परंतु उक्त अवधि को जब आपात की उद्घोषणा यानी कि एमरजेंसी के बारे में बात की जा रही है, जो आर्टिकल 352 में दिया गया है, उद्घोषणा प्रवर्तन में है ना, एमरजेंसी इन फोर्स में है, तब संसद विधि द्वारा ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगी जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी, और उद्घोषणा के प्रवर्तन में ना रह जाने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 मास की अवधि से अधिक नहीं होगा। यानी कि एमरजेंसी चल रही है तो उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा, अभी नए इलेक्शंस नहीं होंगे, ठीक है। फिर हम आते हैं आर्टिकल 84 पे। आर्टिकल 84 क्या कहता है? क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। कोई भी व्यक्ति कब अर्हत होगा? तो मैंने इसमें आपको एक एज बोली थी कि एज ध्यान रखिएगा, मैंने पहले ही बताया था। तो सीधे क्लॉज 2 बी पे आ जाते हैं। बी में क्या बोला गया? राज्यसभा के स्थान के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु का होना जरूरी है, और लोकसभा के स्थान के लिए कम से कम 25 वर्ष की, ठीक है। यानी कि आपको लोकसभा का मेंबर बनना है तो उसकी आयु जो रहेगी वो 30 वर्ष रहेगी, राज्यसभा का मेंबर बनना है तो 25 वर्ष की आयु रहेगी।